हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर लाइट। ठीक है ना। ये क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर होता है। इस बार का भी जो आपका पोर्शन होने वाला है, इस बार का भी जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मिला करके जो है आपके 14 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें से लाइट अकेला जो है वो 8 to 10 मार्क्स कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, इवन हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सेपरेटली एक प्रैक्टिस करेंगे एक अच्छे खासे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर लाइट का, और स्टार्ट करते हैं कि लाइट और उसके फेनोमेनन क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो लाइट जो होता है इसमें आपको दो चीज पढ़नी है। पहला तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन और आपका पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्शन फेनोमेनन और ये रिफ्रैक्शन फेनोमेनन कब अकर करता है। जब कभी भी लाइट इंसिडेंट करती है किसी भी सरफेस पे, तो टोटली 3 फेनोमेनन होते हैं। जैसे ये देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, ये एक सरफेस है, और ये क्या होता है कि अगर इस सरफेस पे एक लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है, ये आपका इंसिडेंट करने वाला लाइट है जिसको कि हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगर ये इस सरफेस को हिट करेगी, इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 फेनोमेनन होंगे। पहला फेनोमेनन क्या होगा कि या तो लाइट रे जिस तरीके से आई है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में ये वापस चले जाए, उसी मीडियम में वापस चले जाए। अगर मैं मीडियम कहता हूं, मैं समझाऊंगा मीडियम क्या होता है। मीडियम मतलब कि एक ही उसका मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि अगर ये एयर से लाइट रे आई है तो ये वापस से किस में चली गई, एयर में ही चली गई। ठीक है ना। अगर ये लाइट रे वाटर से आ रही है तो वो वाटर में ही मूव होनी चाहिए। तो यहाँ पर मीडियम जो होता है वो सेम कहा जाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये लाइट रे एयर से आ रही है, ठीक है, तो अगर ये लाइट रे एयर से आती है और ये अगर वापस एयर में ही चली जाए, एक तो ये हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि लाइट रे अगर एयर से आ करके, मतलब एक मीडियम से आ करके, और मान लीजिए इधर आपका वाटर दिया गया हुआ है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने ये जो सरफेस है ये आपका एयर और वाटर का सरफेस दिया हुआ है। ठीक है ना। एक तो केस ये हो सकता है कि लाइट रे एयर से आई और भैया एयर में ही चली गई। ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भैया लाइट रे एयर से आई लेकिन वाटर में चली गई। ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि ये सरफेस जो है ना कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब भी कर ले। ठीक है ना। तो अगर लाइट रे जिस मीडियम में आई, अगर उसी मीडियम में ये वापस चली जाती है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर लाइट रे एयर से आ रही है, ठीक है ना, लाइट रे एयर से गिरी और सरफेस को टकराई और फिर से वो एयर में चली गई, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर लाइट रे एयर से आई और किसी और मीडियम में चली जाए, मान लो यहाँ पर लाइट रे एयर से आई और अगर ये वाटर में चली गई, मीडियम यहाँ पर बदल गया है, ठीक है ना, तो अगर जैसे ही मीडियम बदलता है तो ये फेनोमेनन अब क्या हो जाता है, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। लाइट रे अभी उसी मीडियम में वापस नहीं जा रही है, बल्कि ये लाइट रे जो है ना ये दूसरे मीडियम में चली गई, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और अगर ये सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आपको जो है क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैं फिर से एक समराइज कर दे रहा हूं कि लाइट रे जब कभी भी इंसिडेंट करती है सरफेस पे, तो टोटली 3 फेनोमेनन होते हैं। या तो ये हो सकता है कि लाइट रे जिस तरीके से आई है उसी डायरेक्शन में ये वापस चली जाए, या फिर ये हो सकता है कि लाइट रे जिधर से आई है वो क्या हो, दूसरे मीडियम में वापस दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाए, मतलब एयर से वो वाटर में चली जाए या फिर एयर से ग्लास में चली जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिएगा तो अगर आपने क्या करा कि एक ग्लास में पानी रख दिया मान लो, ठीक है ना, या फिर एक ग्लास आपका खाली है, ठीक है ना, तो जब आप टॉर्च लाइट बारोगे, अगर आप यहाँ से देखो
ये आपका एक ग्लास है, ठीक है ना, और आपने क्या किया कि यहाँ से एक टॉर्च लाइट से ना आपने यहाँ से लाइट दिया। तो यहाँ से जब लाइट दोगे तो ये लाइट देखो किस मीडियम में है, अभी ये लाइट है आपका एयर में। आपने जब लाइट जो फ्लैश किया ना वो किस मीडियम में था, एयर में था। लेकिन जैसे ही वो इस सरफेस को टकराएगा तो ये सरफेस को टकराने के बाद ये किस में चला गया, ये ग्लास वाले मीडियम में चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे जो है ना वो रिफ्रैक्शन करेगी, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि लाइट रे रिफ्रैक्शन करती है तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर लाइट रे जो है ना वो एयर से अब ग्लास के मीडियम में गई है। तो मतलब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है। या फिर जब कभी भी लाइट जो है ना वो लेक और वाटर का जो सरफेस होता है, एयर और जो लेक आप देखते हैं, अगर आप एक बाल्टी में पानी ले लो, ठीक है ना, और उस पर क्या करो, टॉर्च मारो, तो टॉर्च से जो लाइट रे जा रही है, ठीक है ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पर बाल्टी ले लिया और इस बाल्टी में क्या है, इस बाल्टी में पानी है, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ से लाइट रे मारा तो ये लाइट जो है अब एयर से वाटर में जा रहा है, ठीक है ना, ये एयर से अब ये वाटर में जा रहा है, तो यहाँ पर मीडियम बदल रहा है, तो लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने रिफ्रैक्शन को इसलिए डिटेल वे में अभी एक्सप्लेन किया है क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले के क्लासेज में रिफ्लेक्शन पर रखा है, रिफ्रैक्शन आप लोगों के लिए शायद नया होगा। तो ये समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग समझ चुके हुए हैं कि क्या होता है। अब हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन जब कभी भी होता है, मतलब कभी भी जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोगों ने डिटेल वे में समझ लिया है कि क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं कि सर जब कभी भी लाइट रे जो है ना अगर वो किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करे और फिर से वो उसी मीडियम में चली जाए तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो आपका दो सरफेस से होगा। हम लोगों को रिफ्लेक्शन का दो चीज पढ़ना है। एक तो जब रिफ्लेक्शन आपका होता है प्लेन मिरर से, ठीक है ना, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन जब आपका होता है प्लेन मिरर से, और दूसरा पढ़ना है जब ये होता है स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस में फिर से आपके पास दो फेनोमेनन होंगे, एक आपका होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर पढ़ना है और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है, ठीक है ना। मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है। पहले समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। सर प्लेन मिरर कुछ नहीं, जो आपके घर में जो शीशा लगा होता है ना, जो आईना लगा होता है, वो कुछ नहीं, वो आपका प्लेन मिरर ही है, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि सर जो घर में जो हमारे मिरर लगे होते हैं ना वो आपका होता है प्लेन मिरर, जिसमें कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं तो उसका इमेज भी आपको फॉर्म्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इसी मीडियम में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर एकदम सिंपल है कि सर इसमें भी क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट करेगा मिरर पे और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि सर स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। देखिए स्फेरिकल सरफेस जो होता है ना वो कुछ नहीं, मान लेते हैं कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना। अगर इस स्फेरिकल सरफेस को मैंने अगर कट कर दिया दो भाग में, ठीक है ना, अगर मैंने इस भाग को दो भाग में कट कर दिया तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ से जो है एक पोर्शन जो है आपका ऐसा मिलेगा, ठीक है, और एक पोर्शन आपका ऐसा मिलेगा, सही है। देख लीजिए ये वाला पोर्शन ये रहा और ये वाला पोर्शन ये वाला रहा। अब इसमें जो है हम लोग एक सरफेस को पॉलिश्ड कर देते हैं, ठीक है ना, एक सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाता है। पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है, ये सिल्वरी पॉलिश्ड होता है। क्यों किया जाता है पॉलिश? पॉलिश करने का मतलब ये होता है कि सर लाइट रे जो है ना वो इस साइड से आएगी, ठीक है ना, और इसी साइड से जो होगा वो इस पर रिफ्लेक्शन होगा,
ठीक है ना। इसी साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर ये वाला सरफेस अगर मान लीजिए कि बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है तो लाइट रे यहाँ से आएगी और यहाँ से पास करेगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर से आपका सरफेस पॉलिश्ड होता है, तो लाइट रे यहाँ से आएगी और ऐसे निकल जाएगी। अब ध्यान से समझिए कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो यहाँ तक तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सर ये दोनों के दोनों स्फेयर के ही पार्ट होते हैं। अगर एक स्फेयर को बीच से कट कर दिया तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर मिलता है और एक कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, अगर ये मेरा हाथ दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो अगर लाइट रे आती है, पहले ये कैसे था, पहले ये इस तरीके से था, ठीक है ना, पहले ये इस तरीके से ये आपका स्फेरिकल सरफेस था, इसको मैंने बीच से कट कर दिया तो ये एक पार्ट ये मिलेगा। तो अगर ये इस पार्ट पे लाइट रे अगर आ करके अंदर में से स्ट्राइक करती है, लाइट रे अंदर से स्ट्राइक करती है, अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव है, ये गुफा की तरह है, ठीक है ना, ये गुफा की तरह है, इट इज लाइक अ केव। तो अगर लाइट रेज का रिफ्लेक्शन अंदर से होता है तो इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इस सरफेस को दो भाग में डिवाइड किया था, तो एक तो अंदर वाला मिलेगा और एक बाहर वाला मिलेगा। अगर लाइट रे का रिफ्लेक्शन जो है ना वो आउटर सरफेस से होता है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि कॉनकेव में रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका कहां से होता है, इनर पार्ट से होता है, और कॉनकेव में आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आउटर पार्ट से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको और समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर ये स्पून दे रखा है, ठीक है ना, ये अगर मान लेते हैं कि ये मान लो कि ये स्पून है, ठीक है ना, अगर ये स्पून है तो इसमें अगर रिफ्लेक्शन मान लेते हैं अगर अंदर से हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव। अगर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अंदर से होगा तो इसको बोलेंगे कॉनकेव, और अगर लाइट रे बाहर से स्ट्राइक कर रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं कि अगर सर एक स्फेरिकल सरफेस को अगर आपने दो भाग में डिवाइड किया, ठीक है ना, एक स्फेरिकल सरफेस को अगर बीच से कट किया तो इसके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकलेंगे, एक जहां पर ये रिफ्लेक्शन बाहर से करेगा और एक जहां पर ये रिफ्लेक्शन अंदर से करेगा। अगर केव के अंदर लाइट जा रही है तो कॉनकेव, और अगर केव के बाहर वाले सरफेस पे अगर स्ट्राइक कर रही है तो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है ना। तो अब आ जाइए कि हम लोग ये भी देख लेते हैं कि साथ में कि इन मिरर को अगर हम लोग ये जान लें कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर देखा है। मैं यूजेज इसका डिटेल में आगे करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि प्लेन मिरर जो है हम लोगों ने कहाँ पर देखा है। प्लेन मिरर का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो आप अपने अगर जो भी अलमीरा होता है ना उसमें आपका मिरर लगा हुआ है तो उसमें आप इमेज देखते हैं तो क्या होता है कि प्लेन मिरर में, पहले समझ लीजिए इन तीनों में बहुत अच्छा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि सर प्लेन मिरर उस मिरर को कहते हैं कि जिसमें अगर आप अपना इमेज देखिएगा, ठीक है ना, जितनी दूरी पे आप मिरर से हैं उतनी ही दूरी पे आपका इमेज भी फॉर्म होता है, ठीक है ना, और उतना ही साइज का भी फॉर्म होता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि आप अगर मिरर के सामने में अगर इतने छोटे हैं और मिरर में आप बहुत जाइंट दिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितना आपका साइज होता है बिल्कुल उसी साइज का आपको मिरर में इमेज भी दिखता है और उतनी ही दूरी पर भी दिखता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको प्लेन मिरर कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर मिरर के सामने में खड़ा हूं तो अगर मान लो कि मैं 5 मीटर दूरी पे हूं मिरर से तो मेरा इमेज भी 5 मीटर उस साइड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। और अगर मेरा हाइट अगर 5.6 फीट का है तो इमेज भी उतना ही का फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया मेरा प्लेन मिरर। अब आते हैं स्फेरिकल सरफेस में आपके दो मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। मैं अभी यूजेज बता दे रहा हूं, जब मैं रे डायग्राम करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको ये पूरा डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा कि कॉनकेव मिरर का यूज आखिर ऐसा क्यों है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अभी बस समझ लीजिए कि कॉनकेव मिरर में जो भी आपका इमेज होता है, ठीक है ना, इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप अगर कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो देखते होंगे कि वो लोग जो है ना सर में एक वो पट्टी बांध लेते हैं और यहाँ पर टॉर्च लगा होता है, या फिर आप माइनिंग ये सब में भी देखते होंगे, ठीक है ना। तो वो जो टॉर्च लगा होता है ना सर पे, उसमें एक्चुअली में वो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है।
वो कॉनकेव मिरर होता है। या फिर आप कभी भी शेविंग करते हैं तो उसमें जो मिरर हम लोग यूज करते हैं शेविंग मिरर के लिए, वो भी आपका कैसा होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग तो और इसका एक मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने आपके घर में अगर डिश एंटीना होगा तो डिश एंटीना में एक छोटा सा ऐसे लगा होता है इस तरीके से, मतलब ये डिश एंटीना इस तरीके का होता है और एक छोटा सा ऐसे लगा होता है, ठीक है ना। ये मैं करवाऊंगा, जब मैं डिटेल में करवाऊंगा ना तो वो मैं अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है ना। ये ऐसे करके और ये इस तरीके का मान लो अगर डिश एंटीना है ना तो यहाँ से ऐसे करके एक यहाँ पर कुछ ऐसे लगा होता है, ठीक है ना। तो ये मान लो कि ये आखिर आपने अगर देखा होगा ना तो ये डिश एंटीना में जो आपका मिरर यूज होता है वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। क्यों होता है? बहुत अच्छी फीचर होती है कॉनकेव मिरर की कि सारे लाइट रे को एक जगह कन्वर्ज करने की, इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है क्या कि ये जितनी भी बहुत दूर से लाइट रे आने वाली की, जो भी लाइट रे बहुत दूर से आती है ना, उनको वो एक पॉइंट पर इकट्ठा करती है, तो इसीलिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी ना वो आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी दिखती है, और इसका बेस्ट यूज कहाँ पे होता है, ऑटोमोबाइल में। मैं उससे आपको बहुत क्लियरली समझाता हूँ। अगर आप कभी भी अगर ड्राइव कर रहे हो तो साइड में देखोगे कि रियर व्यू मिरर लगा होता है, वो रियर व्यू मिरर कुछ नहीं आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का एक फीचर होता है कि ये क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितने भी बड़ा साइज का हो उसका इमेज बहुत ही छोटा दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि अगर आपका यहाँ पर साइड व्यू मिरर जो है ना, अगर मान लो इस तरीके का आपका एक साइड व्यू मिरर लगा हुआ है और पीछे से क्या है बहुत ही बड़ा ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका इमेज एक छोटा सा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, एक छोटा सा यहाँ पर बन जाएगा। सामने से अगर कोई कार आ रही है तो वो भी यहाँ पर बन जाएगा, सामने से कोई एक और ट्रक आ रहा है तो वो भी यहाँ पर बन जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो भी आदमी ड्राइव कर रहा होता है उसको क्लियरली दिखता है कि अच्छा इस साइड से एक कार आ रहा है और इस साइड से ये चीज हो रही है। तो क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो भी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती है ना उसका इमेज बहुत ही छोटा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण से भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये जो है ना वो पूरे के पूरे जितने भी टाइप्स के हमें रिफ्लेक्शन में पढ़ने हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि रिफ्लेक्शन में आखिर ये कितने तरीके के होते हैं। एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। और इसके दो फेमस लॉज हैं, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, फिर भी जो है ना हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए फिजिक्स में जो भी चीज होता है ना उसको हम लोग फेनोमेनन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो क्या होता है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ It is the phenomenon of bouncing back of incident light, incident ray or light, anything, incident ray when striking the surface or after striking the surface. ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है कि सर ये एक तरह का फेनोमेनन होता है जिसमें जो भी इंसिडेंट रे आती है ना, जो भी इंसिडेंट रे आती है जैसे ही वो स्ट्राइक करती है इस सरफेस को, तो ये क्या करता है कि उस लाइट रे को फिर से ये पीछे की तरफ फेंक देता है, मतलब कि जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में ये वापस चली भी जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोगों को इसका लॉज पढ़ना है, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इसका पहला लॉ क्या कहता है
कि पहले देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं डायग्राम से, ठीक है ना। कि मान लेते हैं कि ये अगर एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर ये लाइट रे इंसिडेंट करती है, ठीक है ना, अगर ये लाइट रे यहाँ पर से इंसिडेंट करती है तो ये अगर एयर से आ रही है तो ये वापस क्या करता है, अगर ये वापस एयर में ही चली गई तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, जो लाइट रे आ रही होगी, जो भी लाइट रे स्ट्राइक करती है सरफेस को, या फिर जो भी इनकमिंग लाइट जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना। और सरफेस को स्ट्राइक करके जो वापस जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हुआ कि जो भी लाइट रे आ रही हैं सरफेस पर, जो भी स्ट्राइक करने जा रही हैं, उनको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और सरफेस को हिट करके जो वापस चली जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। याद रखिएगा, ये नॉर्मल जो होता है वो इस सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, पहला लॉ यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है ना। ये सब के सब जो है ना एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया पहला लॉ। अब आ जाइए दूसरा लॉ देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जो है ना वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन में है। दूसरा ये होता है कि जो लाइट रे, मान लीजिए ये जो भी लाइट रे इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो अगर ये मान लेते हैं कि 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है ना, ये अगर आई एंगल पर, अब यहां से ये भी समझ लेते हैं कि आई क्या होता है, ठीक है ना। आई क्या होता है? जो भी एंगल बनता है ना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जो भी एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से समझ लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो भी एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो भी एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, वो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो एंगल जो भी फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। और जो भी एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि अगर ये लाइट रे स्ट्राइक करती है सरफेस को, और सपोज कीजिए कि अगर ये 45 डिग्री बना रही है, ठीक है ना, अगर वो मान लीजिए कि यहाँ पर ये 45 डिग्री बना रही है नॉर्मल से, जो लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, अगर वो 45 डिग्री एंगल बना रही है नॉर्मल से, तो सरफेस को स्ट्राइक करके जब वो वापस जाएगी तो रिफ्लेक्शन, नॉर्मल जो होगी ना, वो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। समझ गए? मतलब कि जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा, वही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी होगा। और यही होता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, वो क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और एंगल आर क्या होता है? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो जो भी एंगल यहां पर बनेगा नॉर्मल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंसिडेंट रे के साथ जो भी नॉर्मल का एंगल बनेगा, वही एंगल बनेगा किसके साथ? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए,
ये हो गया आपको एक ओवरव्यू ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग जितने भी इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग बारी बारी से हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिया। अब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन जो है हमारे सिलेबस में वो एक्चुअली 3 केसेस में है। एक रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, जिसमें आपके कनकेव और कॉन्वेक्स आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला, दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है ना। आपको पता होगा कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि प्लेन मिरर वो है जहां पर कभी भी आप अगर सामने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें जो भी आप अपना इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज नथिंग बट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर ओनली। तो हम लोग इसी में प्लेन मिरर में ही हम लोग क्या देख लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेज जो प्लेन मिरर में कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो समझनी है। मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर दे रखा है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर दे रखा है। देखिए, प्लेन मिरर के सामने में अगर मान लेते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो कब देख पाते हैं कि सर अगर वहां से, अगर वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकले अगर वो मेरे रेटिना पे पड़े, वो मेरी आंखों पे पड़े, तभी हम इमेज को देख सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज हम लोग इमेज नहीं देख सकते हैं। जब तक लाइट रे हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से जा करके, ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे जाती हैं, अगर वो सरफेस को स्ट्राइक करके हमारे रेटिना पे ना पड़े तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस प्लेन मिरर में आखिर होता क्या कि प्लेन मिरर में मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, मैंने मान लिया कि एक छोटा सा हम लोगों ने कैंडल ले लिया, ठीक है ना। ये कैंडल यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि मुझे इस कैंडल का इमेज देखना है, तो ये आखिर ऐसे कैसे हुआ होगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत होगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक लाइट रे आएगा और अगर वो मेरे फोरहेड को स्ट्राइक करके अगर वो ऑब्जर्वर की आंख पे जाएगा तो उसको मुझे मेरा फोरहेड दिखेगा। दूसरी रे जो है ना मिनिमम चाहिए होगी जो कि मेरे फिट पे स्ट्राइक करके उसकी आंख पे जाए, तभी वो मेरे को देख सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट सी मी कंप्लीटली, ठीक है ना। तो मिनिमम किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत होगी हमेशा। आगे जब हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो उसमें भी याद रखिएगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से मैंने क्या करा कि सर मैंने यहाँ से एक लाइट रे यहाँ पर ऐसे भेज दिया, ठीक है ना। ये लाइट रे को मैंने ऐसे भेज दिया। ये लाइट रे जब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये इस प्लेन मिरर को स्ट्राइक करके ये इधर निकल गया होगा, ठीक है। चलिए, और दूसरी लाइट रे जो है ना, मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐसे भेजी, ये भी जो होगा वो इस मिरर को स्ट्राइक करके ये इधर निकल गया होगा, ठीक है। तो ये 2 लाइट रे ऐसे निकल गई। अगर मुझे इसका इमेज फॉर्म करना है तो देखिए इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। अब देखो, याद रखो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो यहीं पर समझ लो तो बेटर होगा, ठीक है ना। कि इमेज का जो भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, आगे अगर आप यहां से सामने में देख रहे हो तो देखो ये इमेज कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इमेज ऑब्टेंड होने के लिए मिनिमम क्या चाहिए होता है कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर ये वाली जो दोनों रे हैं, ये दोनों रे क्या है, इंसिडेंट रे हैं। देखो ये दोनों के दोनों क्या है, इंसिडेंट रे हैं, सही मैं बोल रहा हूं। और यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। इसको यूज टू में हम लोग ले लेंगे, क्योंकि आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो इस लॉजिक को मैं बार बार लेके आऊंगा, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं और या फिर इंटरसेक्ट होते हुए प्रतीत भी हो सकते हैं या फिर दिखाई दे सकते हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये लाइट रे आगे कहीं पर भी जाकर के इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रही है,
तो इसका मतलब ये होगा कि इस साइड में तो इमेज कहीं फॉर्म्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि इमेज तभी फॉर्म हो सकता है जब आपके रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। तो यहां पर तो ये इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये आगे अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा पीछे लेके आते हैं, ठीक है ना। तो ये पीछे में मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पर जो है वो जा करके आपका लाइट रे जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, पीछे में जा करके ये लाइट रे भले ही इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लाइट रे मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट किया और मुझे जो है मेरा कैंडल जो है वो मिल गया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये मिल गया। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से समझ लीजिए, अगर लाइट रे नहीं रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है अगर वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। देखिए यहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रही है। हमने इसको पीछे जब किया तो ये ऐसा लगा कि यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब कभी भी एक्चुअली इंटरसेक्शन होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड लाइट का, तो उस समय में क्या होता है, रियल इमेज बनता है। इसको मैं बहुत बार डिस्कस करूंगा, ये दिमाग में बैठ जाएगा, ये नया है आपके लिए, लेकिन ये बार बार डिस्कस करते करते ये दिमाग में समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो होती है जब कभी भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा ना तो उस समय आपके रियल इमेज बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट का अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होगा, अगर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होगा तो उस केस में हमारे वर्चुअल इमेज बनते हैं। वर्चुअल हम लोग बोलते हैं जैसे काल्पनिक होती है ना, काल्पनिक इमेजेस, तो वो काल्पनिक इमेज बनेगा, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसको जब हम लोगों ने पीछे की तरफ जब हम लोगों ने इलोंगेट किया तो ऐसा लगा कि लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है ना। लाइट रे का इमेज फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, तो यहां पर एक्चुअली में इमेज मुझे यहां पर दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन जो है ना, इसी को एक रिप्रेजेंटेशन भी होता है वर्चुअल इमेज का। एक तो ये मेथड हुआ, ये स्टैंडर्ड मेथड हुआ याद रखने का कि जब कभी भी रिफ्लेक्टेड लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनता है, क्योंकि आगे जब हम लोग मिरर पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होगा, ठीक है ना। और या फिर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देती है तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब कभी भी मिरर के फ्रंट में अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो रियल इमेज होता है, और मिरर के बिहाइंड में अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मिरर के फ्रंट में अगर इमेज बन रहा है तो आपका रियल इमेज होगा, और मिरर के पीछे में अगर इमेज बन रहा है तो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। अब आते हैं मिरर में इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है उसकी खासियत हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया भी था कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी आपका उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए कि ये मिरर से ये जो कैंडल रखा हुआ है ये अगर 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो इसका इमेज भी 5 मीटर की ही दूरी पर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये कैंडल की हाइट अगर 1 mm होगी, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए 1 मीटर इसकी अगर हाइट दे रखी है तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा उस भी कैंडल की हाइट कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी। मतलब मिरर की 2 प्रॉपर्टी होगी। पहला प्रॉपर्टी तो ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है मिरर से वो वही डिस्टेंस इमेज का भी होता है मिरर से। मतलब हम लोग यहाँ पर मिरर में ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा मिरर से, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा फ्रॉम मिरर वो किसके इक्वल होगा, इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा मिरर से, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा हुआ है मिरर से उतनी ही पीछे इसका इमेज भी फॉर्म्ड होगा। एक तो ये फीचर होता है, और दूसरा फीचर क्या होगा कि सर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा और इमेज का जो भी साइज होगा दोनों के दोनों बराबर होंगे। मतलब ये बोलना होगा
ऑब्जेक्ट साइज जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, इमेज साइज के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको प्लेन मिरर में ये दो बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं कि प्लेन मिरर में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है ना, प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्लेन मिरर में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही पीछे में उसका क्या बनता है, इमेज भी बनता है। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म्ड होता है वो रियल नहीं होता है, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी बताया भी है कि वो वर्चुअल होता है क्योंकि ये एक्चुअली में लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये अपीयर हो रही हैं इंटरसेक्ट होते हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म्ड होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। और देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है तो इमेज भी आपको क्या है, खड़ा ही हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर ये भी दिमाग में रखते हैं कि वर्चुअल इमेज जो होता है ना वो साथ में इरेक्ट भी होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है ना, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है ना। तो यहां पर जैसा ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, देखिए इमेज भी वैसे ही खड़ा है। अगर उसी तरीके का मिल जाता है, यहां पर मैंने ये भी बताया है कि अगर आपका जो लाइट रे है अगर वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। अगर इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया कि जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो मैक्सिमम इरेक्ट होंगे, मतलब जितने भी आपके वर्चुअल इमेज होंगे ना वो इरेक्ट होंगे, मतलब कि वो सीधे के सीधे फॉर्म्ड होंगे, ठीक है ना। रियल इमेज जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। क्या होता है इन्वर्टेड, रियल इमेज कहां पर फॉर्म्ड होगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग कॉन्केव मिरर कर रहे होंगे उस समय मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। और आगे हम लोगों ने ये देखा कि मिरर में ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा मिरर से उतनी ही पीछे उसका इमेज भी बनेगा। ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी, इमेज की साइज दोनों बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का एक पूरा ओवरव्यू हो गया प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में आपका इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग पहले कॉन्केव मिरर को और उसके इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर और उसके इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।